अस्सलाम वालेकुम क्लाउडनट्स फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी जिन्होंने भेजी है इनका नाम सबा है। सबा बताती हैं कि ये वाक़या इनकी बड़ी बहन का है जिनका नाम अम्बरीन है। तो ये वाक़या 2019 का है जब सबा की बड़ी बहन अम्बरीन की नई नई शादी हुई थी और शादी के कुछ महीनों बाद इनका और इनके हस्बैंड का दोनों का हनीमून पर जाने का प्लान बना था। ये दोनों ही ये बात सुनकर बहुत खुश थे कि चलो अब सारे कामों से फारिग होकर एक दूसरे को वक्त दे सकेंगे। ये सोचते हुए इन दोनों के ही दिमाग में मरी जाने का ख्याल आता है और ये दोनों ही मरी जाने के लिए अपनी अपनी रजामंदी जाहिर करते हैं। और इसके फ़ौरन बाद ही अगले दिन ये लोग अपनी गाड़ी पर इस्लामाबाद के लिए निकल जाते हैं और वहाँ कुछ देर एक होटल में ठहरने के बाद ये दोनों मियाँ बीवी मरी के लिए निकल पड़ते हैं और करीब कोई 2 घंटे की ड्राइव के बाद ये लोग मरी की हदूद में दाखिल होते हैं। अब क्योंकि ये लोग सारा दिन की मुसाफरत करके आए थे तो दोनों ही काफ़ी थके हुए थे। तो उस रात ये दोनों खाना खाकर सो गए और इन्होंने प्लान किया कि अगले दिन ये लोग पूरा मरी घूमेंगे। और ऐसे ही प्लानिंग करते करते ये दोनों सो गए। सुबह उठे तो मेरी बहन क्या देखती है कि इनके कमरे की ज़मीन के कारपेट पर किसी बहुत बड़े और लंबे इंसान के पाँव के निशान थे। तो अम्बरीन ये देखकर पहले तो डर जाती है और अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आज सुबह कोई रूम सर्विस वाला आया था। तो उनके हस्बैंड का जवाब आता है कि नहीं, मैं तो फजर से जाग रहा हूँ और सुबह से कोई रूम सर्विस वाला नहीं आया। तब अम्बरीन पूछती हैं कि तो फिर ये पाँव के निशान कहाँ से आए और इतने बड़े, जैसे कि कोई 10 से 12 फुट का इंसान हो। ये सुनकर उनके हस्बैंड कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अब ज़्यादा सोच रही हो। खैर छोड़ो इस बात को, आज हमारा हनीमून का पहला दिन है तो आज बस एंजॉय करो। मेरी बहन अम्बरीन ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इस बात को अपना वहम समझकर रफ़ा दफ़ा कर दिया और सारा दिन अपने मियाँ के साथ घूमने के बाद इन दोनों का गुज़र मॉल रोड से हुआ। असल में इन लोगों का होटल मॉल रोड के करीब एक ऐसी जगह पर था जहाँ से इनके गाड़ी की गुजरने की गुंजाइश ना के बराबर थी। तो इन लोगों को अपनी गाड़ी खड़ी करके मॉल रोड से पैदल ही जाना पड़ता था। और यही हुआ, ये दोनों उस सुनसान सड़क पर आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये रात के 2:30 बज रहे थे और वो मॉल रोड जहाँ पर दिन में पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, वहाँ रात को बिल्कुल सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ था। वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का कुछ नहीं पता था। खैर, जब ये दोनों रात को मॉल रोड से चलते हुए अपने होटल के जाने पड़ रहे थे, तभी मेरी बहन को एक अजीब सा एहसास होता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। मेरी बहन घबरा के पीछे देखती है तो उसे अंधेरे के सिवा कोई दिखाई नहीं देता। उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम एकदम से रुक क्यों गई। तो मेरी बहन कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी ऐसी हालत में इस तरह की कैफियत आना एक आम बात है। मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि मेरी बहन उस वक्त उम्मीद से थी। अब वो अपने होटल के कमरे में पहुंच चुके थे क्योंकि दोनों ने सारा दिन वहाँ घूमते हुए अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए शॉपिंग करते हुए गुजारा था। तो दोनों की हालत थकान से बेहाल थी और दोनों ही बस जल्द से जल्द नींद के आगोश में जाना चाहते थे। इतने में ही उनके कमरे के बाहर से
किसी औरत के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। किसान मेरे बहनोई बताते हैं कि उस औरत के रोने की आवाज़ें उन पहाड़ों में इस कदर डरावनी थीं कि क्या बताया जाए। जब उन्होंने हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँकने की कोशिश की तो उन्हें बाहर कोई न दिखा, लेकिन उन्हें उनके कमरे की एंट्रेंस पर किसी के काले और लंबे पाँव के निशान दिखाई दिए। ये देखने के बाद मेरे बहनोई ने कमरे के आस-पास देखा कि शायद वो रोने वाली औरत यहीं कहीं होगी, तो वो औरत उनको उस तरफ कहीं ना दिखी। कुछ देर के बाद मेरे बहनोई भी थक हार कर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, और जब मेरे बहनोई कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरी बहन अमरीन अपने बिखरे हुए बालों को खोलकर अपने बिस्तर के अतरफ वाली दीवार पर अपना सर पीट रही थी। ये देखकर मेरे बहनोई भी हैरत में आ गए कि ये क्या कर रही है। अभी मेरे बाहर जाने तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। मेरे बहनोई मेरी बहन से पूछते हैं कि अमरीन, क्या हो गया है? ये क्या कर रही हो तुम? मेरी बहन बिना कोई जवाब दिए अपना सर दीवार पर पीटे जा रही थी। मेरे बहनोई ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो मेरी बहन ने उन्हें एक हाथ मारकर दूर फेंक दिया, जैसे कि मेरी बहन में कोई 10 से 12 लोगों की ताकत एक साथ आ गई हो। अब तक मेरे बहनोई को अंदाज़ा हो चुका था कि ये अमरीन नहीं है, अब ये कुछ और ही मामला है। उन्होंने एक बार फिर मेरी बहन से बात करने की कोशिश की तो मेरी बहन के अंदर से एक बहुत भारी और मर्दाना किस्म की आवाज़ आती है कि ये बच्चा किसका है, इस बच्चे का बाप कौन है। मेरे बहनोई की तो उस वक्त सांसें ही रुक गई थीं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये आवाज़ अमरीन के अंदर से तो आ रही है, पर यह आवाज़ अमरीन की नहीं है और ना ही ये लफ्ज़ अमरीन के हैं। वो एक बार फिर से पूछते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें अमरीन, होश में आओ। मेरी बहन उस वक्त भी कोई जवाब नहीं दे रही थी और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी, जैसे कि वो बहुत ही गुस्से में हो। इसके बाद मेरे बहनोई ने भी हिम्मत करके पूछ लिया कि कौन हो तुम और हमें इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो। मेरी बहन के अंदर से फिर वही भारी आवाज़ आती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। इस दौरान मेरी बहन की आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो चुकी थी, जैसे कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो और वो बहुत शिद्दत से किसी को मार देना चाह रही हो। मेरे बहनोई भी इसके सवाल का जवाब देते हुए पूछते हैं कि क्यों जानना है तुम्हें इसके बाप के बारे में। मेरी बहन के अंदर वाली मखलूक कहती है कि मैं इसके बाप को मार दूंगी। ये सुनने के बाद मेरे बहनोई समझ चुके थे कि अगर मैंने इसको बता दिया कि वो बंदा मैं ही हूँ तो फिर ये मुझे नहीं छोड़ेगी। लिहाजा उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि इसका बाप कौन है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं उसे बुला के लाता हूँ। मेरे बहनोई जब अपने कमरे से बाहर निकले और रिसेप्शन की तरफ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था। इसके बाद वो होटल के बाहर की तरफ जाते हैं कि अगर कोई इंसान या कोई फैमिली दिख जाए तो वो उनकी मदद ले सकें। तभी बाहर जाते हुए उनको एक बूढ़ी औरत नज़र आती है, जो कि दिखने में किसी गरीब के गांव की ही लग रही थी। मेरे बहनोई को जब कोई और ना दिखा तो उन्होंने उन बूढ़ी अम्मा से ही मदद लेने का फ़ैसला कर लिया और उनके पास जाकर उनको अपनी पूरी दास्तान सुनाई। तो उस बूढ़ी औरत ने भी उनकी मदद करने की हामी भर ली और वो उनको उस कमरे तक ले आए जिसमें मेरी बहन उस मखलूक के साथ कैद थी। इसान मेरे बहनोई बताते हैं कि उन बूढ़ी अम्मा का नूरानी चेहरा देखकर
ये काफ़ी हद तक ये साफ वाज़ेह था कि यह औरत जिन्नातों से बात करने का हुनर बखूबी जानती है। खैर, जब वो औरत कमरे में दाखिल हुई तो मेरी बहन ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगी। मेरे बहनोई ये देखकर मेरी बहन के आस-पास दौड़ कर जाने लगे तो वो औरत कहती है कि नहीं, ये एक छलावा है। दोस्तों, अब जिनको छलावे के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि छलावा शैतानों की किस्म में से एक किस्म है। और यही सुनकर मेरी बहन की रोने की सिसकारियाँ हंसी में बदल गई थी। पर वो हंसी मेरी बहन की नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद उस छलावे की थी। वो औरत उस छलावे से बात करती है कि इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसको तंग करने की क्या वजह है। तभी वो छलावा मेरी बहन के अंदर से बोलता है कि इन दोनों ने मेरे बच्चे को परेशान किया है। तो वो औरत पूछती है कि एक इंसान किसी छलावे के बच्चे को परेशान कैसे कर सकता है। तो वो छलावा कहता है कि इन दोनों ने मेरे बच्चे के ऊपर अपने खाने पीने और दूसरी चीज़ों के कचरा फेंक कर मेरे बच्चों को परेशान किया है। इसलिए मैं अब उन दोनों को सबक सिखाने आया हूँ। तो वो औरत कहती है कि इन्हें माफ़ कर दो, इनको नहीं पता था कि वहाँ तुम्हारे बच्चे खेल रहे हैं और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सुनकर मेरे बहनोई ने भी उस छलावे से फ़ौरन माफ़ी मांग ली और वो होटल फ़ौरन ही छोड़ने का वादा कर लिया। मेरे बहनोई की माफ़ी सुनने के बाद उस छलावे ने भी मेरी बहन का जिस्म छोड़ दिया और जैसा कि मेरे बहनोई ने वादा किया था वो होटल फौरी तौर पर छोड़ने का, तो उन्होंने वो होटल उसी वक्त छोड़ दिया। दोस्तों, सफाई हमारा निज़ ईमान है और ये ज़रूरी है कि हम अपने इस ईमान को हर जगह पे जारी रखें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा।